नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। बधाई हो आपको बहुत बहुत। आज देश में 40% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ये आंकड़ा हर साल बढ़ता रहेगा अगर अंधभक्त ऐसे ही अपना योगदान देते रहेंगे तो। जॉन रॉबिन्सन ने एक बार कहा था कि भारत के बारे में जो भी सटीक और सही कहा जा सकता है उसका उल्टा भी उतना ही सटीक और सही हो जाता है। इस विरोधाभास को सबसे साफ तरीके से उजागर करने वाली रिपोर्ट है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए पिछले 40 सालों का डेटा स्टडी किया गया है। देश का यूथ और उसकी एजुकेशन से लेकर के नौकरी लगने या ना लग पाने की पूरी कहानी को यह रिपोर्ट ट्रेस करती है। तो क्या कहती है रिपोर्ट, आइए जल्दी जल्दी जान लेते हैं। देश में 36 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो 15 से 29 साल की उम्र के बीच के हैं और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भी है जो देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा बनाती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन समझते हैं? वो लोग जो नौकरी करने की क्षमता रखते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ स्कूल या कॉलेज में भी हों, लेकिन क्षमता है इनके पास। अब इन 36 करोड़ 70 लाख युवाओं में से 26 करोड़ 30 लाख युवा ऐसे हैं जो अब स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं हैं और उनकी उम्र एकदम अब नौकरी करने की हो चुकी है, यानी वो पोटेंशियल वर्कफोर्स बन सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल करके ही हम चाइना को पीछे कर सकते हैं, लेकिन अफसोस ज्यादातर युवा आज अंधभक्त हो चुके हैं। 100 रुपए में रैलियों में भीड़ बढ़ाने में ही खुश हैं वो। 1947 में चाइना भी बिल्कुल उसी हालत में था। दोनों देश गरीब थे जैसा भारत था, दोनों देश खेती पर टिके थे, युद्ध और उपनिवेशवाद की मार से त्रस्त थे। जीडीपी लगभग बराबर थी, प्रति व्यक्ति आय नामात्र की थी, दोनों की आबादी करोड़ों में थी, युवा भरपूर थे। लेकिन फिर क्या हुआ? चाइना ने अपनी युवा ताकत को हथियार बना लिया और 1949 की क्रांति के बाद माओ के दौर में संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन 1978 में डेंग शाओपिंग ने एक ऐसा तूफान ला दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले गए, विदेशी निवेशकों को बुलाया गया, लेबर लॉज आसान कर दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों बहा दिए गए और लाखों करोड़ों युवाओं को फैक्ट्रीज में काम दिया गया। एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग का जादू चल गया। टॉयज से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स तक दुनिया भर में बेचा गया सामान चाइना का। युवाओं को स्किल सिखाया गया, कम मजदूरी पर भी काम लिया गया उनसे, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी गई। डेमोग्राफिक डिविडेंड को पूरा निचोड़ लिया गया, डिपेंडेंसी रेशियो आधा कर दिया गया। तब जाकर के वन चाइल्ड पॉलिसी ये लेकर के आए जिससे परिवार पर बच्चों का बोझ भी कम हो गया और 1980 से 2010 तक 10% सालाना ग्रोथ पर दौड़ता रहा चाइना। नतीजा, गरीबी 88% से घट करके लगभग 0 हो गई। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 28 से 36% हिस्सा बन गया और आज नॉमिनल जीडीपी $18 ट्रिलियन से ज्यादा है। चाइना सुपर पावर बना बैठा है। आज इंडिया नॉमिनल जीडीपी बात करें तो वो लगभग $4 ट्रिलियन है, चीन से 5 गुना पीछे है। वर्ल्ड बैंक और मेडिसन प्रोजेक्ट के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 1960 में दोनों बराबर थे, चाइना और भारत। 1980 में चीन आगे निकला, 2000 तक चीन 3 गुना हुआ और आज 5 गुना हो चुका है, क्योंकि चाइना ने युवाओं को अपनी पार्टी का झंडा नहीं पकड़ाया था, ना उन्हें गाय की रक्षा में उलझाए रखा था। चाइना ने अपने युवाओं को प्रोडक्टिव जॉब्स दिए थे, फैक्ट्रीज खोली थी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी और एक्सपोर्ट को बूम कर दिया। और 1980 की बात बताऊं आपको तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम $271 थी और चाइना की कितनी है जानते हैं? $194 मात्र। यानी चाइना हमसे पीछे था 1980 में। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। लेकिन आज आईएमएफ के अनुसार इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो $2818 है और चाइना का 13,806, लगभग 5 गुना। इसका कारण यह है कि हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल ही नहीं किया, यानी जो युवा खाली बैठे हैं उनको हमने नौकरी ही नहीं दी। युवाओं को लव जिहाद में उलझाए रखा, मिडिल क्लास का टैक्स का पैसा अडानी अंबानी की झोली से होता हुआ नेताओं के घरों तक पहुंचता रहा। लेकिन अंधभक्तों ने क्या क्या नहीं किया देश का भला करने के लिए। अंधभक्तों का योगदान और उनका त्याग इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जब हमारा देश बेरोजगारी की दर में बहुत पीछे था तब यही लोग थे जिन्होंने मोदी की रैलियों में जा करके बेरोजगारी की दरों को आसमान तक पहुंचाया था। आज लगभग आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं और शहरी बेरोजगारी दर पिछले 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ करके 6.5% के पार पहुंच गई है। जब देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा था तो समय और पैसा बर्बाद हो रहा था। तब इन्हीं अंधभक्तों ने मोर्चा संभाला था और थाली बजा करके कोरोना को लाल आंखें दिखाई थी। अच्छा, इनके स्टार्टअप्स ने भी भारत के युवाओं को नए नए आइडियाज देने का काम किया है। कभी सोचा था किसी ने कि सड़कों पर आवारा घूमती गायों से भी कमाई की जा सकती है? इन्होंने गाय की तस्करी करने के झूठे आरोप लगा करके लोगों से वसूली करने के नए नए स्टार्टअप शुरू कर दिए थे। भाई साहब, इन्होंने अपने अपने घरों में अपने बूढ़े माता पिता को एहसास दिलाया था कि तुम अभी बूढ़े नहीं हुए हो। बुढ़ापा मानकर घर में बैठ जाना और उम्मीद करना कि आपका बेटा धर्म की रक्षा छोड़ करके आपके लिए कमा कर लाएगा, ये गलत है। इन्होंने कहा कि बुढ़ापा महज एक साइकोलॉजिकल थॉट है,
उठो और काम पर जाओ। इन्हीं अंधभक्तों ने अपने बूढ़े माँ बाप को मरते दम तक कमाने और खाने की ऊर्जा प्रदान की थी। इतने तेजस्वी लोग अगर चाइना में होते तो चाइना आज हमारे लिए चुनौती बन ही नहीं पाता, सुपर पावर बन ही नहीं पाता। पाकिस्तान बहुत खुश होता होगा ये देखकर, उसे तसल्ली होती होगी कि जब तक ये रहेंगे सत्ता में ये जनता को लव-जिहाद और गौरक्षा में व्यस्त रखेंगे। अब समझिए आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड का हाल क्या है और कितने लोग कितने पढ़े लिखे हैं भारत में और उनमें से कितनों के पास नौकरी है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पिछले 40 सालों में देश ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदला है। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेट अब 28% तक पहुंच चुका है। खेती करने वाले लोग अब फैक्ट्री और दफ्तरों में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, लेकिन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो ब्रिज है वो लड़खड़ाया हुआ है, वो टूटा हुआ है। 15 से 25 साल के जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें करीब 40% के पास नौकरी नहीं है। जो ग्रेजुएट्स 25 से 29 साल के हैं उनमें से 20% के पास नौकरी नहीं है। ये आज के आंकड़े हैं, लेकिन आप 1983 के आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे तब भी यही हाल था। यानी 32 से 33 सालों में नौकरी देने की योजनाओं में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। साल 2004 में 20 से 29 साल के जो लोग थे 32% ग्रेजुएट्स यानी करीब 30 लाख ग्रेजुएट्स बेरोजगार थे और 2023 तक आते आते ये संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई। यानी 67% ग्रेजुएट्स करीब 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगार हैं। ग्रेजुएट्स तो हर साल बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे डिग्री का आदमी क्या ही करेगा। अब तो डिग्री के दम पर शादियां भी नहीं हो रही। हर साल औसतन 50 लाख नए ग्रेजुएट्स बाजार में आते हैं और उनमें से सिर्फ 28 लाख ग्रेजुएट्स को सालाना एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। अब इन 28 लाख में भी सैलरीड जॉब्स वाले 17 लाख ही हैं। बाकी या तो खुद का बिजनेस करते हैं या ग्रेजुएशन करके वापस अपनी खेती करने लौट गए हैं। अब जिनके पास खेत नहीं होते वो फिर या तो गौरक्षा के नाम पर उगाही करते हैं या मंत्री जी की रैलियों में 100 200 रुपए में झंडा उठाकर निकल पड़ते हैं धर्म की रक्षा करने। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे इस सरकार की नाकामियों की मार झेल रहे हैं। 24 साल का राहुल बिहार के एक छोटे से गांव से है। प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया है। फीस भरने के लिए पिता ने जमीन बेच दी थी और मां ने जेवर। राहुल ने सोचा था कि डिग्री हाथ में आएगी तो अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। कैंपस प्लेसमेंट पर नाम भी था, कई इंटरव्यूज दिए, लेकिन हर बार एक्सपीरियंस चाहिए और बजट नहीं है ये सुनकर उसको लौटा दिया गया। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल बेकार घूमता रहा, गांव में बैठकर सीवी भेजता रहा, लिंक्डइन पर अप्लाई करता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। परिवार कहता रहा बेटा कुछ तो कर ले, कुछ कर ले, बस घर में मत बैठ। तो मजबूरन दिल्ली आ गया। यहाँ पहले कॉल सेंटर में काम मिला, नाइट शिफ्ट थी, 18,000 सैलरी, लेकिन 3 महीने में बर्नआउट हो गया। ना घर पर कुछ पैसे भेज पाया, ना कोई सेविंग हो पाई उसकी। फिर डिलीवरी बॉय बन गया। दिन में 12 से 14 घंटे काम करता है, 25 से 30 हज़ार कमा लेता है अगर अच्छे दिन चल रहे हो तो। और अगर बारिश हो रही हो या बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही हो तो एक्सीडेंट होने का डर हमेशा बना रहता है। 10 मिनट में डिलीवरी करने का प्रेशर भी रहता है। हेलमेट पहनकर बैग कंधे पर डालकर स्कूटर पर भागता रहता है। मन बस यही सवाल घूमता है उसके, इतनी पढ़ाई के बाद भी ये सब गिग वर्कर बनकर रह गया हूँ। राहुल याद करता है कि उसके गाँव के दोस्त जो 10वीं के बाद ही फैक्ट्री में लग गए थे वो भी अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी पा चुके हैं। कुछ लोग जो पैसे देकर के सरकारी नौकरी पा गए थे वो भी खुश हैं आज। लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा, उसने ज़्यादा सपने देखे, तो वही आज सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। शहर में रहकर अकेलापन महसूस करता है, पीजी में रहता है, खाना बाहर से खाता है, परिवार से दूर रहता है। कभी कभी सोचता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर जॉब्स होती जैसे गुजरात या तमिलनाडु की फैक्ट्रीज में हैं तो शायद वहाँ स्किल्ड वर्कर बन जाता, एक्सपीरियंस बनाता और आज अच्छी सैलरी वाली रेगुलर जॉब में होता। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में सिर्फ 15 से 17% जॉब्स हैं और वो भी ज़्यादातर अनस्किल्ड या लो पे वाली। सर्विसेज में आईटी जैसी जॉब्स हैं लेकिन वो एलीट क्लास के लिए हैं, राहुल जैसे लाखों युवाओं के लिए नहीं है। राहुल की ज़िंदगी डेमोग्राफिक डिविडेंड की कड़वी हकीकत है। वो एजुकेटेड है, एस्पिरेशनल है, लेकिन इकोनॉमी ने उसे एब्जॉर्ब नहीं किया, उसे नौकरी नहीं दी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तुरंत पहले ही साल में स्टेबल सैलरीड जॉब 7% से भी कम पुरुषों को मिलती है। महिलाओं का तो और स्थिति खराब है और वाइट कॉलर जॉब्स तो महज 3.5 पुरुषों को ही मिलती है ग्रेजुएशन के अगले ही ईयर में। तो कोविड के बाद क्या हुआ था कि 83 मिलियन नए जॉब्स आए थे, लेकिन हकीकत यह है कि 40 मिलियन उसमें खेती और मजदूरी की जॉब्स थे। तो अब तक 2 चीज़ें क्लियर हुई आपको, हायर एजुकेशन और ग्रेजुएशन दोनों में एनरोलमेंट बढ़ा है, युवा पढ़ा लिखा है लेकिन जॉब्स नहीं है। बाकी आप अगले मेले की तैयारी कीजिए, चंदा इकट्ठा कीजिए, नौकरी, बिजनेस, रुपया, पैसा अपने नेताओं के बच्चों के लिए रहने दीजिए। धन्यवाद।